नमस्कार साथियों, आज से हम आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करने के पहले हम एक बार पूरी की पूरी पृष्ठभूमि को रिवाइज करते हैं ताकि हमको आगे आने वाले लेक्चर्स में एक समझ विकसित हो। क्योंकि ये मान लीजिए एक भूमिका बांधने वाली क्लास है, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें आप लोग बहुत अच्छे से समझ विकसित करिए कि आखिर हम आधुनिक भारत के इतिहास में क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा जो भारतीय इतिहास है वो बेसिकली 3 भागों में विभाजित होता है। पहला बोलते हैं प्राचीन इतिहास, दूसरा बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास, तीसरा बोलते हैं आधुनिक इतिहास। तो हम को बांटना रहता है कि कहाँ से हमारा आधुनिक इतिहास शुरू होता है। तो हम बांटते हैं भारत के आधुनिक इतिहास को जब यूरोपीय का आगमन होता है भारत में। तो वहां से यानी कि देखिए एक लाइन ऐसा है, उस लाइन के तहत कुछ चीजें हम मध्य में पढ़ते हैं, कुछ चीजें आधुनिक में पढ़ते हैं। तो वो लाइन क्लियर करना जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी एग्जाम है आपके, चाहे वो आपके सीजीपीएससी प्री रहे, चाहे सीजी व्यापम रहे, अगर मैं एग्जाम की बात करूं कि अगर हम सीजीपीएससी दिलाते हैं, सीजी व्यापम दिलाते हैं या सीजी एसआई दिलाते हैं, इन सभी एग्जाम्स में अच्छा खासा पोर्शन रहता है इतिहास का। अगर मैं सीजीपीएससी की बात करूं तो 10 से 12 क्वेश्चन आपका इतिहास से रहता है। वैसे सीजी व्यापम में 7 के आसपास, सीजी एसआई में मान के चलिए 12 से 15 क्वेश्चन। यानी भारतीय इतिहास का हमारे एग्जाम्स में अगर आप देख सकते हैं कि सीजीपीएससी में 10 से 12 क्वेश्चन, व्यापम में 7 क्वेश्चन और सीजीएसआई में 12 से 15 क्वेश्चन। और इतिहास के इस सेक्शन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आधुनिक इतिहास। यानी आधुनिक इतिहास एक तरफ, प्राचीन और मध्य एक तरफ। यानी अगर मैं पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की संख्या के आधार पर बात करूं तो उसमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत का इतिहास। अगर मैं 10 से 12 क्वेश्चन लूं, पीएससी में 12 क्वेश्चन लूं या 10 क्वेश्चन लूं, तो 10 क्वेश्चन में मान लीजिए 60% रेशियो रहता है कि वो आपसे पूछेगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये तो हमारा महत्वपूर्ण पहलू हो गया कि क्यों हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ें और क्यों इसमें हर चीजों को डिटेल माध्यम से पढ़ें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहां पे मैं आपको पूरी की पूरी कहानी बताऊंगा, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा और साथ ही साथ जो एग्जाम में पूछे गए फैक्ट हैं उनको शामिल करूंगा। क्योंकि जो भी एग्जाम का नाम ले रहा हूं मैं, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, सीजी एसआई, इसमें कॉन्सेप्ट तो पूछता ही है, साथ साथ आपका फैक्चुअल चीजें भी पूछा जाता है। तो हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे क्योंकि आधुनिक भारत हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक से हम गुजरने वाले हैं। तो पूरा का पूरा एक बार हम सिलसिलेवार तरीके से अध्ययन करते हैं कि टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज आपको समझ आना चाहिए, इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है आधुनिक भारत का। और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है। हम कहानी के माध्यम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ेंगे ताकि आप लोग को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ओके, अब आधुनिक भारत के इतिहास का ये वेटेज हो गया। अब इसमें पहला टॉपिक रहता है भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा है कि यूरोपीय लोग भारत की तरफ आकर्षित हुए हैं या भारत की तरफ आए हैं। तो भारत की तरफ आने वाले में सबसे पहला नाम होता है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांस। तो सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुर्तगालियों के बारे में, यानी पुर्तगाली व्यापारियों का भारत आगमन। फिर देखेंगे डचों का भारत आगमन, फिर देखेंगे अंग्रेजों का, फिर देखेंगे डेनिशों का, फिर देखेंगे फ्रांसीसियों का। यानी ट्रिक का माध्यम है PDEDF।
पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। तो इतने सारे देश के लोग आए, भारत में व्यापार किए, और व्यापार करने के साथ साथ भारत में मौका था कि भारत में शासन किया जाए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे। पुर्तगाली में आप नाम सुने होंगे, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आएंगे, भारत से व्यापार करके जाएंगे, उनको लगेगा कि भारत में मौका है शासन करने का। तो वास्को डी गामा के बाद जो भी पुर्तगाली आएंगे वो सब भारत में शासन करेंगे। तो इसमें हमको वास्को डी गामा के बारे में पढ़ना है। फिर इसका अगला एक गवर्नर होगा, पहला गवर्नर भारत में फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, फिर अल्बुकर्क, फिर नूनो दी कुन्हो। यानी पुर्तगालियों में 4 नाम हमको याद करना है। विस्तार से वीडियो आएगा, बस अभी एक इंट्रोडक्शन है कि पुर्तगाली में 4 लोग, वास्को डी गामा। फिर ये तो वास्को डी गामा व्यापार करके चला गया, और जब वापस पुर्तगाल पहुंचा तो बहुत ज्यादा कमाई करके गया, और जो सामान बेचा भारत से, जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चे पदार्थ है, उसको बेचा, तो उसको पुर्तगाली जो व्यापारी था वास्को डी गामा, उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट से खुश होके और लोग आएंगे और भारत में अपना शासन, यानी भारत में जमना शुरू करेंगे। तो उसी कड़ी में एक नाम आएगा, पहला पुर्तगाली गवर्नर जिसको हम लोग जानते हैं फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, फिर अगले होंगे अल्बुकर्क, फिर अगले होंगे नूनो दी कुन्हो, नूनो दी कुन्हा या कुन्हो ऐसा बुक में दिया जाता है। तो पुर्तगाली बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे डच के बारे में कि डच कैसे आए। पुर्तगाली की जो, अगर मैं थोड़ा सा एक आउटलाइन ड्रॉ करूं, तो पुर्तगाली लोग भारत के ये हिस्से में, भारत के इस हिस्से में पुर्तगाली लोग अपना शासन जमा चुके होंगे। फिर डच आएंगे, धीरे धीरे पुर्तगालियों को सीमित करेंगे और पुर्तगाली शक्ति को हराएंगे, और पुर्तगाली लास्ट में भारत में सिर्फ गोवा, दमन दीव तक सीमित हो जाएंगे। फिर डच को आएंगे अंग्रेज। अंग्रेज क्या करेंगे, डचों को भगाने का काम करेंगे, और धीरे से डच को भगाने में अंग्रेज सफल होंगे। फिर जो डेनिश आएंगे, डेनिश लोग कुछ खास काम नहीं किए हैं, डेनिश लोग अपना पूरा पूरा व्यापार अंग्रेजों को बेच के चल दिए हैं। फिर अंतिम रूप से संघर्ष हुआ है अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य बहुत संघर्ष हुआ है, और भारत में खूब युद्ध लड़ा गया है। तो फ्रांसीसियों को अंग्रेज हराएंगे, फाइनली यूरोपीय व्यापारियों में सिर्फ बचेगा अंग्रेज। यानी अपने आसपास जितने प्रतिद्वंदी थे सबको अंग्रेज हरा चुके थे। अब अंग्रेजों को समझ आ गया था कि हम सिर्फ व्यापारी नहीं बने रह सकते, हमको भारत में दिख रहा है शासन करना। तो अंग्रेज अब अपना कदम बढ़ाएंगे। सभी टॉपिक को मैं डिटेल से बताऊंगा, आज बस एक इंट्रोडक्शन है कि हमको कौन से टॉपिक के बाद क्या पढ़ना है, ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। इसके बाद तमाम सारी चीजों का डिटेल वीडियो आपको मिलेगा। आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो अगला देखते हैं कि सभी यूरोपीय व्यापारियों में बचेंगे कौन, अंग्रेज। अब अंग्रेज को समझ आ गया है कि व्यापारी नहीं, वो भारत में शासन करना शुरू करेंगे। तो अब यहां से अंग्रेज लोग धीरे धीरे भारत में अपना शासन का विस्तार करना शुरू करेंगे। तो अगला पूरा का पूरा फेज रहेगा भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार। इसमें पूरा का पूरा अंग्रेजों की कहानी सुनेंगे कि अंग्रेज कैसे भारत में आए। 1599 में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की कंपनी बनी, वहां की महारानी ने उन्हें परमिशन दिया और वो भारत आए। जब भारत आए तो 1608 में मुगल शासक जहांगीर दिल्ली में बैठा था। अब उनसे परमिशन लेने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ा। तो यहां से कहानी शुरू होगा। फिर धीरे 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 अंग्रेज लोग अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको हराएंगे, डचों को खदेड़ेंगे, फ्रांसीसियों को हराएंगे। फिर यानी कि 1760 में, अगर मैं एक टाइमलाइन की बात करूं, 1760 में एक युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध। उस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई। तो 1760 तक तो मामला क्लियर था कि पुर्तगाली चले गए थे, डच हार चुके थे, डेनिश लोग अपना बुरे बिस्तर अंग्रेजों को बेच के जा चुके थे, फ्रांसीसी भी अब खत्म हो गए। अब इसी साथ साथ समकक्ष में एक और चलेगा 1757, यानी बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेज लोग अपना शासन बढ़ाने के लिए
युद्ध लड़ेंगे। अब ये युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज बंगाल को अपने कब्जे में ले लेंगे। तो ये प्लासी हो गया, यानी बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिए। अब ये वांडीवास हो गया, इस युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया। फिर सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेजों का युद्ध हुआ था 1764, जिसको हम जानते हैं बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीते और तीन बड़ी बड़ी शक्तियां, बंगाल, अवध और मुगल शासक, तीनों मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और जिसमें अंग्रेज जीते। अब यहां से अंग्रेज लोग को समझ आ गया और फुल फ्लैश, यानी कि 1764 से अंग्रेज अब फुल फ्लैश तरीके से भारत में प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगेंगे। तो बंगाल को तो उन लोग अपने कब्जे में ले लिया था। बंगाल के बाद धीरे से मैसूर, फिर जयपुर, फिर हैदराबाद, फिर सिख। तो उस टाइम की बड़ी बड़ी शक्तियां थी, चाहे वो बंगाल हो, चाहे मैसूर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे सिख रियासत हो। धीरे धीरे अंग्रेज लोग जितने भी देसी रियासत हैं, जितने भी देसी रियासत हैं, उन सभी रियासतों को अपने में मिलाना शुरू करेंगे, अपने में मिलाना शुरू करेंगे। अब एक तरफ अंग्रेज युद्ध लड़ रहे हैं, अपना शासन विस्तार कर रहे हैं, और अंग्रेज की मुख्यतः अगर मैं बात करूं, अंग्रेज जब आए थे तो मुख्यतः तीन प्रेसिडेंसियां थी। ये बंगाल प्रेसिडेंसी, और इधर बंबई प्रेसिडेंसी, और इधर मद्रास। यानी अंग्रेज लोग तीन तरफ से भारत को घेर चुके थे और तीन प्रेसिडेंसी बना चुके थे, बंगाल, बंबई और मद्रास। अब यहां कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एक अंग्रेज का एक गुट लड़ने में बिजी था और एक गुट ऐसा था, यानी एक ऐसा था समूह था जो भारत में गवर्नर बनके, यानी भारत में सुप्रीम बनके जो भी डिसीजन होता था उसको लेता था। तो एक तरफ देसी रियासत का अंग्रेज लोग मिला रहे हैं, धीरे धीरे भारत का अधिकतर हिस्सा अंग्रेज लोग अपने में मिला लेंगे और वहां पे शासन चलाने के लिए, भाई आप जिस हिस्से में कब्जा कर चुके हो वहां पे शासन चलाने के लिए गवर्नर और गवर्नर जनरल नाम के पोस्ट आएंगे। यानी बंगाल में शासन चलाने के लिए, बंगाल में स्थितियां कंट्रोल करने के लिए आपको वहां पे एक व्यक्ति रखना पड़ेगा। वो व्यक्ति वहां पे पूरी की पूरी तमाम चीजों को, तमाम गतिविधियों को देख रहा है और वहां पे कंट्रोल कर रहा है। तो बंगाल, क्योंकि स्टार्टिंग में अंग्रेज लोग एक बड़ा हिस्सा बंगाल जीत लिए थे, तो बंगाल पे कंट्रोल करना शुरू किए। तो ये फेस कहलाया बंगाल का गवर्नर तथा गवर्नर जनरल। ठीक, यानी एक फेस था बंगाल का गवर्नर, फिर अगला फेस हुआ बंगाल का गवर्नर जनरल। तो पहले बंगाल का गवर्नर यानी कि सिर्फ बंगाल के हिस्सों को देखता था वो। अब जो बना, इसमें दो लाइन है ना, दो चीज है, समझना बात को। एक है बंगाल का गवर्नर, चलिए, तो ये बंगाल का गवर्नर बेसिकली बंगाल पे अपने क्षेत्र में शासन व्यवस्था, जो भी राजतंत्र व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उन सभी को देखता था अपने बंगाल के एरिया में। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब इसका नाम बढ़ा दिया गया और काम, पहले ये सिर्फ बंगाल देखता था, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो आपका बंगाल देखेगा, बंबई देखेगा और मद्रास देखेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो शक्तियां हैं उसको बढ़ा रहे हैं ताकि वहां पे शासन व्यवस्था अच्छे से चल सके। तो इस पोस्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, इस पोस्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब इसमें एक प्रमुख नाम आता है, दो प्रमुख नाम है बेसिकली, कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेजली। तो वेलेजली की एक नीति थी, सहायक संधि। तो वेलेजली की
सहायक संधि के तहत, वेलेजली की सहायक संधि के तहत बहुत सारे भारत के राज्यों को अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया। तो ये पूरा का पूरा फेस अंग्रेज लोग भारत में अपने चीजों को मिलाएंगे, यानी भारत के हिस्सों को अंग्रेज अपने में मिलाएगा इस सीक्वेंस के तहत। तो ये कहलाएगा बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल। अब फिर से एक एक्ट लाके नाम चेंज कर देंगे, भारत का गवर्नर तथा गवर्नर जनरल, यानी इसमें यह नाम रहेगा बस भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, इसमें आपका बस सिर्फ एक नाम रहेगा, वो रहेगा भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर, ठीक, नाम चेंज है क्योंकि ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए लाती थी एक्ट, और उस एक्ट के तहत ये सब नाम परिवर्तित हो रहा है, चाहे वो बंगाल का गवर्नर हो, चाहे वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो, चाहे वो भारत का गवर्नर जनरल हो, काम वही रहेगा। और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद कंट्रोल करेगी। इसमें देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग का, देखेंगे कि बेंटिंग ने बहुत सारे सामाजिक सुधार भारत में किए, सती प्रथा का अंत किया और ठगी प्रथा का अंत किया। तो इसमें अपन एक सीक्वेंस में देखेंगे, बस मैं एक कहानी बता रहा हूं कि कौन से टॉपिक के बाद हमको क्या पढ़ना चाहिए। तो इसमें हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे टाइमलाइन कि कौन कौन से व्यक्ति भारत के गवर्नर जनरल के पोस्ट में बैठे हैं। अब लगातार अंग्रेज बहुत ज्यादा भारत में शोषण करने लगे और भारतीयों के अंदर भावना उत्पन्न होने लगी कि कब तक सहेंगे। आखिरकार फाइनली भारतीयों की सहन शक्ति खत्म हुई और उस सहन शक्ति का परिणाम था 1857 की क्रांति। अब इस क्रांति में बहुत सारी चीजें हुई हैं कि बहुत सारे कारण हुए हैं, सामाजिक कारण हुआ है कि हमारे सामाजिक मुद्दों पे अंग्रेज दखल दे रहे हैं, तो समाज के लोग अंग्रेजों के विरुद्ध आ जाएंगे। राजनीति में अंग्रेज दखल दे रहे हैं, धार्मिक मामलों में अंग्रेज दखल दे रहे हैं, सैन्य मामलों में अंग्रेज दखल दे रहे हैं। तो ये विद्रोह की शुरुआत बेसिकली हुई थी सैन्य विद्रोह के रूप में। मंगल पांडे नामक व्यक्ति के हिम्मत से ये क्रांति शुरू हुई और धीरे धीरे भारत के कुछ कुछ क्षेत्रों में ये क्रांति के रूप में फैला। और पहली बार, यानी अंग्रेज लोग के आने के पहली बार, यानी कि आप अगर 1757 देखें, 1757 से अंग्रेज लोग भारत में कंट्रोल करना शुरू करेंगे, तो यहां से करीब करीब 100 साल बाद, तो 100 साल तक भारत के लोग अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का सामना करेंगे और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि सभी लोगों के सब्र का बांध टूट जाएगा और इसका परिणाम रहेगा 1857 की क्रांति। सैन्य रूप में शुरू होगा, लेकिन धीरे धीरे भारत के बहुत सारे हिस्सों में ये आंदोलन शुरू होगा और काफी सारे नाम इसमें आएगा, तात्या टोपे, नाना साहब, फिर इसमें आप सुनेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई, लियाकत अली, बेगम हजरत महल। तो इतने बड़े बड़े लोग अपने अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे इसी के आसपास लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, उस नीति के तहत बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, यानी बेवजह भारतीय क्षेत्रों को अपने में मिला जा रहा था। तो फाइनली भारतीय लोग लड़े और यही लड़ाई का परिणाम रहा 1857 की क्रांति। अब इसी क्रांति के तुरंत बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, 1858 को ये आपका क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में राज कर रही थी, उसको खत्म करके अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन, यानी ब्रिटेन की महारानी डायरेक्ट भारत में राज करेगी। और वो तो आएगी नहीं भारत में राज करने के लिए, तो वो एक पोस्ट निकालेगी, उस पोस्ट का नाम है वायसराय। अब वायसराय ब्रिटेन के महारानी के प्रतिनिधि होगा और भारत में शासन करने आएगा। जैसे गवर्नर जनरल था वैसे आएगा वायसराय, और वायसराय भारत में शासन कंट्रोल करेगा। तो ये क्रांति से बहुत सारी हारे जीते मैटर नहीं करता, लेकिन लड़ना सीखे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फेज शुरू होगा। ऐसा नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अंग्रेज शोषण करना बंद कर देंगे,
उनकी शोषणकारी नीति जारी रही। तो बताया था मैं, वायसराय शब्द आया, वायसराय यानी कि राजा या रानी का प्रतिनिधि। अब ये भारत में कंट्रोल करेगा और भारत में जो शासन व्यवस्था है वायसराय के कंधों पे रहेगी कि भारत में शासन व्यवस्था चलाना। लेकिन सेम काम ये भी करेंगे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल करते थे, इन्होंने वही काम किया। इन्होंने भारतीयों को खूब शोषण किया, खूब टैक्स लगाया, बेवजह मारा पीटा, उनकी धन संपत्ति लूटा, ऐसा करके बहुत सारी चीजें हुई। अब इसी के साथ साथ भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों, खासकर धार्मिक मामलों में बहुत सारी कुरीतियां आ गई, क्योंकि अंग्रेज आए भारत में, बहुत सारा सामाजिक सुधार किए, धार्मिक सुधार किए, इतना सामाजिक और धार्मिक काम किए अंग्रेज लोग कि जो धर्म है, यानी अंग्रेजों के भारत आने से हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, फारसी धर्म सब में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और सभी लोग परेशान थे। अब इस समस्या से निकलने के लिए एक चला आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसका मतलब यह था कि जो भी धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे फारसी हो, धर्म में जो भी कुरीतियां आई हैं, जो भी बुराइयां आई हैं, उनको सुधारने के लिए भारतीयों द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। तो इसमें हम प्रमुखता देखेंगे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर आपका रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना समाज। तो ये इसमें आप राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, इनी बेसेंट, आपका दयानंद सरस्वती, इन सब लोगों का जिक्र होगा। और ये पूरा का पूरा फेज देखेंगे कि भारत में फिर से समाज और धार्मिक मामलों में जो कुरीतियां आई थी उनको दूर करके फिर से भारतीय लोगों को एक ठीक ठाक पोजीशन में लेके जाना और फिर से भारतीयों को अपने धर्मों के बारे में जागरूक करना था। तो ये फेज में काफी धार्मिक मामलों में सुधार आया और बहुत सारे सभाएं बनी। इस सभाओं के माध्यम से हमारे धर्म में काफी हद तक के जो कुरीतियां थी वो समाप्त हो गई, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिमों हो, चाहे फारसियों में हो। तो ये फेज कहलाता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसमें हम लोग देखेंगे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, फिर आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, देव समाज, धर्म समाज, ऐसे तमाम तरीके के समाज और सभा आएंगे जो चाहे वो आपका मुस्लिमों के लिए अलीगढ़ आंदोलन हो। तो तमाम चीजें इस क्लास में ये लेक्चर बड़ा रहेगा, इसमें हर चीजों के बारे में आपको मिलेगा। फिर अब शुरू होगा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। एक भारत में एक बड़ी पार्टी बनेगी जिसको आप जानते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अब ये पार्टी को स्थापित करने वाले अंग्रेज थे, अंग्रेजों की रणनीति थी, उस रणनीति के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन यही कांग्रेस आगे चल के इतना विशाल होता गया कि अंग्रेजों का सिर दर्द का बना कारण। तो 1857 की क्रांति के बाद भारतीय लोगों में राष्ट्रवादी भावना यानी कि देशभक्ति की भावना प्रेरित हुई और इस देशभक्ति भावना को आगे ले जाने का काम करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये राष्ट्रवादी आंदोलन को हम पढ़ते हैं 3 भाग में। पहला भाग है उदारवादी का काल या इसको बोलते हैं उदारवादी चरण। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। अब इसका जो पहला फेज है, इसका पहला फेज को बोलते हैं उदारवादी आंदोलन। इस उदारवादी का मतलब है कि भारतीय लोग अपनी समस्या कांग्रेस को लाएंगे और कांग्रेस उसको अंग्रेजों के समक्ष रखेगी। अब उदारवादी हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे, याचना देंगे, एप्लीकेशन देंगे। तो इस तरीके से इन लोग का स्टाइल रहा। इस स्टाइल के माध्यम से वो अंग्रेजों से अपनी बात मनवाते थे, चाहे वो संवैधानिक विकास की मांगे हो, सभी को रिक्वेस्ट करके, याचना करके, एप्लीकेशन करके अंग्रेजों से मांगा जाता था। लेकिन आप देख रहे हो उदारवादी में उतना इफेक्ट नहीं पड़ा। अब एक वर्ग ऐसा आ गया जो देखने लगा कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो करो, वो एक वर्ग को ये चीजें पसंद नहीं आई। अब फाइनली
1905 के आसपास उग्रवादी आंदोलन, यानी इसको बोलते हैं गरम दल। इस गरम दल में लोगों के मन में आएगा कि भाई बहुत हो गया रिक्वेस्ट, अब हमको लड़ना है अपने हक के लिए। अब इन लोग का सिद्धांत अलग था। जो बुजुर्ग टाइप के लोग हैं वो आपके उदारवादी में रहेंगे, उनका सोच अलग है। और उग्रवादी में जो गर्म खून वाले हैं, गर्म खून इन द सेंस विचारधारा अलग रहेगी कि हमको लड़ना है, ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट करेंगे तो हमको आजादी कभी नहीं मिलेगी। तो इस विचारधारा में बेसिकली 3 नाम आता है, लाल, बाल, पाल, और साथ साथ एक और नाम आता है घोष। तो लाल में लाला लाजपत राय, बाल में बाल गंगाधर तिलक, पाल में विपिन चंद्र पाल, और घोष में अरविंद घोष। तो ये चारों लोग भारत में उग्रवादी आंदोलन को आगे लेके चलेंगे। तो आप मान लीजिए 1905 से लेके 1947 तक लगभग हर साल में कुछ न कुछ विशेष घटनाएं घटित हैं। चाहे 1905 में बंगाल विभाजन हो, चाहे 1906 में आपका कांग्रेस का अधिवेशन हो, फिर 1907 में आपका सूरत की फूट हो, और 1906 में एक चीज और प्रमुख है कि 1905 में क्या बताया था, बंगाल विभाजन, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब एक टाइम के बाद 1885 से कुछ सालों बाद, 15-20 सालों बाद, ऐसा मुस्लिमों के मन में अंग्रेज लोग डालते थे कि हिंदुओं की पार्टी कांग्रेस है, तो आप भी अपनी एक पार्टी बनाइए। तो अंग्रेजों की बातों से प्रेरित होके 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब यानी मुस्लिमों की अलग पार्टी, हिंदुओं की अलग पार्टी। तो हिंदू मुस्लिमों में धीरे धीरे काफी दूरियां आने लगेगी। यही दूरी आप देखेंगे 1947 में भारत पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्र बनने को मजबूर करेगा। तो यहां से आपको हर फेस, यानी 1905 से 1947 तक हर एक डेट इंपॉर्टेंट है। आपको हर डेट में कुछ न कुछ बड़ी चीजें हुई है। तो इसमें बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा। उग्रवादी आंदोलन में काफी सारी चीजें होंगी, चाहे वो 1919 में पार्लियामेंट सुधार हो, 1911 में दिल्ली दरबार हो, तो तमाम गतिविधियां इसमें देखेंगे। बस इसका मकसद ये रहेगा कि हमको लड़ना है, अंग्रेजों से लड़के हमको अपना अधिकार लेना है। अब हम रिक्वेस्ट याचना नहीं कर सकते। तो इसमें आपको ये सभी गतिविधियां शामिल होंगी। अब इसके बाद अगला एक कॉन्सेप्ट आएगा, गांधीवादी युग। इसमें देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में और महात्मा गांधी जी के बारे में पूरा का पूरा कहानी, क्योंकि वो उनका जन्म हुआ है 1869 में। गांधी जी के बारे में पूरा देखेंगे कि गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ है, और 1891-92 के टाइम में, ठीक है, उनका पढ़ाई कंप्लीट हुआ है। और 1893 से गांधी जी चले गए हैं साउथ अफ्रीका एक व्यापारी का केस लड़ने के लिए। ये जन्म है, ये इनका कॉलेज का बैरिस्ट्री का पढ़ाई है, और ये उनका साउथ अफ्रीका दौरा है। साउथ अफ्रीका में जाके गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ काफी बड़ा आंदोलन चलाया, और वहां पे अंग्रेजों को बैकफुट मिला दिया, और जो मांगे थी साउथ अफ्रीका में गांधी जी की, वो सभी मांगों को मजबूरन मानना पड़ा। तो जब गांधी जी आएंगे 1915 में, गांधी जी आएंगे 1915 में, तो 1915 से गांधी जी 1 साल घूमेंगे, और फाइनली ये एक्चुअली कई बुक में आपको मिलेगा 1919। तो खैर ये आप ये भी ले सकते हो, ये ले सकते हो, क्योंकि 1917 में गांधी जी भारत में पहला एक सत्याग्रह में भाग लिए, चंपारण में। तो यहां से मान सकते हैं कि गांधी जी भारत की राजनीति में आ गए और भारत में सत्याग्रह चलाना शुरू किए। तो 1917 में देखेंगे चंपारण, फिर 1918 में आपका खेड़ा है, अहमदाबाद मिल मजदूर है, फिर 1919 में आपका खिलाफत है। अब यहां से पूरी की पूरी कहानी, यहां से पूरी की पूरी कहानी में लीड हीरो रहेंगे गांधी जी। अब गांधी जी के अनुसार पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन चलेगा, चाहे वो 1917, 1918, 1919, 1920, 1922, चाहे 1917 में चंपारण्य हो, चाहे खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर हो, खिलाफत आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन को बंद करना हो। फिर इसी टाइम पे अचानक से
चौरा चौरी नामक कांड से असहयोग आंदोलन को बंद किया जाएगा और बहुत सारी गतिविधियां होंगी कि बहुत सारे लोग कांग्रेस से नाराज होकर 1923 में CR दास नामक एक प्रमुख व्यक्ति ने कांग्रेस छोड़ स्वराज दल की स्थापना की। अब इसी बीच 1927 में साइमन कमीशन आएगा। साइमन कमीशन में यानी भारत में विकास कार्य के लिए, संवैधानिक विकास के लिए हर 10 साल में एक समिति आती थी, वो भारत में क्या सुधार करना चाहिए इस मुद्दे में बात करती थी। तो 1927 में अंग्रेज ने जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी और वो कमेटी में सारे के सारे अंग्रेज थे और भारतीय लोग विरोध करने लगे कि भाई हमारे लोगों के हमारे लिए सुधार हो रहा है तो भारतीयों को भी शामिल किया जाए। तो इसके विरोध में 1928 में जब साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा तो भारतीय लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए। अब फिर अंग्रेज लोग लाठीचार्ज किए और लाठीचार्ज में फाइनली आप देखेंगे सैंडर्स नामक व्यक्ति के लाठी से आपका लाला लाजपत राय, सैंडर्स नामक व्यक्ति के लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब सैंडर्स के लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु होना ये बहुत सारी चीजें पैदा करेगा कि एक व्यक्ति अपना अधिकार को पाने के लिए अंग्रेजों से लाठी खा के मर गया। अब यहां से आपको भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु यानी क्रांतिकारी लोग की भावनाएं और चरम पे होगी। अब उन लोग, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन का मकसद होगा कि मरना या मारना, हमको बंदूक के दम पे लेनी आजादी, बहुत हो गया रिक्वेस्ट, बहुत हो गया आंदोलन, तो एक ऐसा वर्ग आएगा जो लाला लाजपत राय की मौत के बदला लेना चाहेगा। तो इसी बीच ये पूरा का पूरा टाइमलाइन गांधीवादी युग है, चाहे 1930 में गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, फिर या गांधी जी को बुलाने के लिए आपका 3 गोल में सम्मेलन हुआ है, फिर या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है। इस पूरी कहानी में गांधी जी हीरो होंगे और गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में हम इतिहास देखेंगे कि गांधी जी का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा है। हर एक सन को, यानी मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं, 1905 से 1947 तक हर एक सन को हमको बारीकी से देखना है। फिर एक फेस आएगा, बताया था भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, इसमें आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बहुत सारे लोग का नाम आएगा और बहुत सारे लोगों के बारे में देखेंगे। तो पूरा का पूरा ये फेस रहेगा भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों का। और यहाँ पे भारत के लड़ाई में क्रांतिकारी लोग भी अपनी अहम भूमिका निभाए हैं, उन लोग का अलग मोटिव था। फिर ये पूरा फेस देखेंगे, लास्ट में एक पोर्शन और रहेगा जिसको बोलेंगे विविध, जो उपाधि है, नारे हैं और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इन सब चीजों को शामिल करेंगे विविध में। तो ये हमारा एक सीक्वेंस रहेगा, इसी के इर्द गिर्द हम पूरा आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस से आप पढ़ेंगे, चाहे वो आपका यहां से ब्रिटिश से शुरू हुआ क्लास, फिर देखे हैं यूरोपीय आगमन के बाद अंग्रेज लोग अपने शासन का विस्तार किए हैं, फिर देखे हैं कि कैसे कैसे बड़े बड़े देशी रियासतों को अंग्रेजों ने मिलाए हैं, फिर देखेंगे कि शासन चलाने के लिए पोस्ट लाया जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल, चाहे वो भारत का गवर्नर जनरल हो। फिर आपका क्रांति होगी। अब इस क्रांति के पहले 2 चीज होगा, एक तो कंडीशन है 1857 की क्रांति, इसके पहले भी देखेंगे विद्रोह, इसके बाद भी हुआ है विद्रोह, यानी क्रांति या विद्रोह 1857 में तो हुआ है, साथ ही इसके पहले भी विद्रोह हुआ है, इसके बाद भी विद्रोह हुआ है। तो हमको इसको पढ़ना है 1857 के पूर्व का विद्रोह, 1857 की क्रांति और 1857 के बाद का विद्रोह। तो पूरा का पूरा विद्रोह का ये सीरीज रहेगा। मुख्यतः कारण ये रहेगा कि अंग्रेजों की लगान पद्धति, अंग्रेज लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से लगान वसूलते थे, इसी चक्कर में बहुत सारे किसानों ने इनके विरुद्ध विद्रोह किया। अब इस विद्रोह के लिए बहुत सारी चीजें हुई, तो ये सेपरेट टॉपिक इसका रहेगा। फिर आप देख रहे हैं, फिर वायसराय, फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर राष्ट्रवादी आंदोलन में देखेंगे आप उदारवादी, उग्रवादी, फिर गांधीवादी, लास्ट में क्रांतिकारी आंदोलन का अलग है। पूरा पूरा क्रांतिकारी लोग का उद्भव कहाँ से हुआ से पूरा पूरा
अंतिम दम तक देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलनों को। फिर एक सीक्वेंस रहेगा विविध का, इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको समाहित की जाएगी। तो आप पढ़ते रहिए, आधुनिक इतिहास आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मिलते हैं हम लोग एक एक जितना टॉपिक डिस्कस किया हूं उस सभी टॉपिक के डिटेल वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।